फर्स्ट ग्रेड ग्रुप बी का जीके का पेपर अभी आयोजित हुआ है आरपीएससी द्वारा। किस प्रकार के सवाल पूछ रही है, तो आज हम इस पेपर का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि आगे भी किस सब्जेक्ट को हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए और क्या विषय आरपीएससी हमसे पूछना चाह रही है। पहला सवाल हम देखते हैं, तो करंट अफेयर से पहला सवाल आया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। स्टेटमेंट ए दे रखा है कि प्रतियोगिता में 73 कौशल श्रेणियों में आयोजित की गई, जिसमें से 43 का आयोजन ऑन साइट किया गया, जबकि 30 का ऑफ साइट प्रारूपों के माध्यम से किया गया। सेकंड हम देखते हैं कथन, तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। तो स्टेटमेंट बी संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व ये सही है, क्योंकि जितने भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे संघाई में वो यहाँ के विजेता ही होंगे। और फर्स्ट वाले में हमको देखने पर पता चल रहा है कि 73 कौशल श्रेणियों में आयोजित की गई, तो ये शायद 73 ना होकर के 63 है। तो ये थोड़ा सा डाटा इसमें गलत दिया है, तो ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ए असत्य है और बी सत्य है, इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का आंसर होगा थर्ड। दूसरे सवाल की बात करते हैं, तो दूसरे सवाल में हमको दे रखा है कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। कथन ए कहता है कि आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ होगा, ठीक है। और कथन बी कहता है कि भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ होगा। देखिए बी स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, जो इसने कर रखा है जिस भाई ने, कि एमएसएमई का मतलब ही होता है कि जो लघु है, छोटे हैं, उसमें 60 करोड़ की कोई भी न्यूनतम निवेश की बाध्यता नहीं होगी। तो सेकंड कथन तो गलत हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की, कि आवश्यकता न्यूनतम निवेश 100 करोड़ रुपए होगा। तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार अगर न्यूनतम देखें, तो रख रखाव न्यूनतम निवेश जो सेवा क्षेत्र में है वो भी लगभग 25 करोड़ रुपए है। तो इसमें 100 करोड़ जैसी कोई भी नहीं है, तो कथन ए भी गलत हो जाएगा। और कथन बी तो गलत होगा, क्योंकि 60 करोड़ जैसी कोई बाध्यता नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों ही गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ए और बी दोनों असत्य है। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प चुनिए। स्टेटमेंट ए में किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जाएगी, ना ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं। 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य करने नहीं दिया जाएगा। 14 से 16, तो ये 14 से 16 अब 14 से 18 हो गया है, और 14 से नीचे वाले को तो कोई काम नहीं करना है, और 14 से 18 वाले को 5 घंटे नहीं 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं किया जाएगा। तो सेकंड मेरे हिसाब से असत्य हो जाएगा, और पहला है किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक, यानी 10 घंटे से अधिक, ठीक है 10 घंटे ही है, पहले 9 था अब 10 हो गया, और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने। अच्छा, सप्ताह में 60 ना होकर के लगभग 54 है, और ओवर टाइम इसमें इंक्लूड है, तो 54 है 60 नहीं है। तो स्टेटमेंट ए भी असत्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही असत्य हैं। चलिए फोर्थ सवाल देखते हैं। मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में हुआ, उदयपुर में है पर में ये नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में नहीं हुआ, जयपुर के सारे ऑप्शन क्लिक नहीं होंगे। जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में, ये इसका सही आंसर है, जैसा कि इस भाई ने किया हुआ है। तो ये लगभग 17 और 18 मार्च को हुआ था उदयपुर में, जिसका उद्घाटन किया था हमारे राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े ने। इसकी इंपॉर्टेंट थीम है जो कि आपको दिख रही है, कि सेल्फ रियलेंट भारत थ्रू स्वदेशी इकोनॉमिक्स, पेट्रोलिज्म एंड टेक्नो नेशनलिज्म, स्वदेशी आर्थिक देशभक्ति और तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। तो ये इसकी थीम थी। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में हुई थी ये वाइस चांसलर मीट का आयोजन। मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1। अच्छा, ये एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में हुआ था मार्च 2026 में।
राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते? तो रजत चौहान ने 3 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 गोल्ड और 2 कांस्य। तो स्वर्ण पदक जीता था कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में, जो कि इनकी जोड़ीदार थी चिकिता तीनापार्थी के साथ। इन्होंने मलेशिया को 156 से हराया था। और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जिसमें एक सिंगल था, एक मिक्स टीम था, जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा 1 स्वर्ण और 2 कांस्य, यानी कि सेकंड ऑप्शन, 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया? सैन्य कर्मी नहीं होगा, जनजातीय नहीं, शिल्पकार नहीं, दिव्यांगजन। दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और आकांक्षाओं के लिए जश्न मनाया गया 13 मार्च 2026 को, जो पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी मुख्य अतिथि में। लगभग 8,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों के लिए अमृत उद्यान विशेष रूप से इस दिन खोला गया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा दिव्यांगजनों के लिए मनाया गया जश्न। सवाल नंबर 7 में देखते हैं कि मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड में स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीकी के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था, ISGF इनोवेशन अवार्ड, इसमें डायमंड अवार्ड से इसको नवाजा गया है। और ये किस लिए नवाजा गया है कि इन्होंने गैस की तकनीकी में मॉनिटरिंग में IoT एक ऐप होता है जो AI से आधारित बढ़िया मॉनिटरिंग के हिसाब से इनको डायमंड अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड अवार्ड। सवाल नंबर 8, ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश? स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, पोलैंड। ये सारे यूरोपीय देश है, पर में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश है स्लोवेनिया। क्या है ये? तो जब ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अमेरिका इजराइल के बीच में मार्च 2026 से, इसमें क्या है कि ये जो देश है ऑस्ट्रिया, इस देश के लोग स्लोवेनिया में जाकर पेट्रोल सस्ते दाम पे खरीद लेते थे, जिस वजह से स्लोवेनिया की सरकार ने अपने राशन व्यवस्था पर थोड़ा सा प्रतिबंधित लगाया, लगभग 50 लीटर पर डे की लिमिट सेट की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। स्टेटमेंट ए में कह रहे हैं 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता। बहुत ही कठिन स्तर का ये प्रश्न है, जिसमें हम देखें तो यही आंकड़ों में हेरफेर RPSC द्वारा किया गया है। 8 काव्य संग्रह, यानी कि ये सही है। 6 उपन्यास, 6 ना होकर के 4 ही उपन्यास है, यहाँ पर डाटा चेंज किया गया। 4 लघु कथा संग्रह, जबकि 4 नहीं, यहाँ पर 6 है। 2 निबंध सही है, 1 साहित्यिक आलोचना भी सही है, परंतु संस्मरणों की संख्या भी 4 ना होकर 2 ही है। तो इस तरीके का हेरफेर RPSC कर रही है, काफी कठिन स्तर का यह प्रश्न बन जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट ए गलत हो जाता है। स्टेटमेंट बी को देखते हैं। राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता हरखमा को पुरस्कार मिला है। राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता हरखमा को पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा कि राजस्थानी भाषा में जो हमारे कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी, उनको उनकी कृति भरकमा के लिए पुरस्कार, नहीं, कविता नहीं होगी, वो कहानी है। तो भरकमा पुरस्कार तो मिला है, पर मैं कविता यहाँ लिख रखा है, जबकि वो कहानी संग्रह है, जो कि भरकमा कहानी संग्रह है। तो हो सकता है कि इसको बी स्टेटमेंट को भी ये गलत मान ले। तो इसमें कथन ए बी दोनों असत्य है। काफी हार्ड लेवल का प्रश्न पूछा गया है ये, अब तक के जितने भी प्रश्न थे उनमें से। तो इसका सही आंसर जहां तक RPSC मानेगा, दोनों कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ कहानी संग्रह की जगह कविता दिया गया है, तो उसमें हेरफेर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। सवाल नंबर 10, वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता के शीर्षक में निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रपति का नाम उस फिल्म में था? तो हमको याद होना चाहिए कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसको फीचर किया गया। तो फिल्म का नाम है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। ये नामक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके डायरेक्टर थे पॉवेल टॉल्किन। इन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में देशभक्ति और कार्यक्रमों को एक तरीके से कैमरे में कैद किया। और इस फिल्म में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन में राष्ट्रपति पुतिन का नाम जो कि रशिया से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रूस।
सवाल नंबर 11 को देखते हैं। न्यूरॉनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनिए। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिकाएं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिकाएं होता है, 100% सही है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि प्राय प्रत्येक न्यूरॉनों में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं, और बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध यानी कि न्यूरॉनों में प्राय हम दो टाइप से इनके फाइबर्स होते हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है न्यूरॉन में। एक तो होता है एक्सोन जो कि लंबा प्रवर्ध होता है, बिल्कुल सही है, और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो छोटी शाखा वाले होते हैं जो न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करते हैं। तो स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी दोनों सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों को पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। इस तरह के विकास को कहा जाता है। अगर अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं यानी कि इन सबके पूर्वज कभी एक ही थे, लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग माहौल में बदल गए। जैसे व्हेल पानी में तैरने लगी, चमगादड़ हवा में उड़ने लगा, चीता तेज दौड़ने लगा, मानव के हाथ काम करने लगे। तो ये सब मूल संरचना से निकलकर जब जीव अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं तो विज्ञान में उसे कहा जाता है अपसारी विकास, यानी कि डिविजेंट इवोल्यूशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका अपसारी विकास बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर 13। बेंजीन C6H6 के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः है। तो बेंजीन में एकल और द्विबंधों की संख्या होगी क्रमशः 9 और 3। तो द्विआबंध हो जाएंगे 3 और एकल बंध हो जाएंगे 9। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। सवाल नंबर 14। एक कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है। अगर अंतिम बैंड यानी कि चोटी का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधक की सहता यानी कि टॉलरेंस प्रतिशत में है। कार्बन रजिस्टर जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर, मोबाइल चार्जर में भी जो एक छोटा सा पुर्जा कंपोनेंट होता है वो करंट को रोकने या कंट्रोल के काम में आता है। तो इसमें 3 कलर होते हैं मोस्टली, एक गोल्डन कलर और सिल्वर और एक कोई रंग नहीं होता है। तो इसमें हम देखते हैं तो सुनहरा दे रखा है, तो सुनहरा में होता है लगभग 5%, यानी कि ये टॉलरेंस यानी कि कितनी प्रतिशत गड़बड़ी, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इसमें 5 आंसर आएगा। चांदी में 10 होता है, सिल्वर अगर पट्टी है, और अगर कोई रंग नहीं है तो वो लगभग 20% में उसकी टॉलरेंस होती है। तो 14 का सही आंसर होगा 5, यानी कि सुनहरा दे रखा है गोल्ड, तो इसका होगा 5 आंसर। सवाल नंबर 15। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत का मूल्य क्या था? एक और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में सांसद के मत का मूल्य यानी कि वोट वैल्यू क्या था? तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हर राज्य के विधायक यानी कि एमएलए और देश के सांसद एमपी वोट डालते हैं, और इनके वोट की कीमत यानी कि एक वैल्यू निकाली जाती है। 1997 से लेकर 2017 तक तो वोट की वैल्यू थी 708। पर क्या हुआ जब 2022 का चुनाव था, राष्ट्रपति का चुनाव, तो इसमें जम्मू कश्मीर राज्य का वहां पर विधानसभा को निलंबित किया गया था सन 2022 में, तो उसको काउंट नहीं किया गया था। तब चुनाव आयोग ने 708 से घटाकर 700 तय किया गया। तो इसका सही आंसर लगभग 700 ही होना चाहिए, फिर भी इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार आप चेक करिएगा। इसका सही आंसर 700 होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया? यानी कि इसका सीधा सा अर्थ यह है कि न्यायालय संविधान का मूल ढांचा किसको नहीं मान रहा है। आपात उपबंध, न्याय तक प्रभावी पूछ, युक्ति युक्तता और विधि का शासन। न्याय तक प्रभावी पूछ ये हमेशा मूल ढांचे में माना गया है, विधि का शासन हमेशा न्याय ढांचे में माना गया है। युक्ति युक्तता यानी ये थोड़ा सा एक अटपटा शब्द है, मतलब इसका मतलब होता है कि उचित होना, तार्किक होना या न्याय संगत होना, यानी किसी भी चीज के पीछे एक सही और लॉजिकल कारण का होना, यानी कि मन मर्जी और तानाशाही नहीं होना। तो ये भी बुनियादी ढांचे में माना गया है। अब दे रखा है आपात उपबंध, यानी कि ये रेखांकित नहीं किया गया है संविधान के मूल ढांचे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपात उपबंध। ये आपातकाल के प्रावधानों में परिस्थितियों के अनुसार संसद बदलाव कर सकती है, तो ये यही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 17। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त कफ पर स्वाद यानी कि रस के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। कथन 1। मीठा स्वाद मधुर रस यानी कि कफ, पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है। स्टेटमेंट बी
कड़वा स्वाद यानी कि जो तिक्त रस है वो कफ, पित्त और वात तीनों को घटाता है। तो क्या है इसमें? देखिए, आयुर्वेद में जो पेपर का कथन फर्स्ट बोल रहा है कि मीठा स्वाद कफ, पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है, यही गलत हो जाता है, क्योंकि वास्तविक में आयुर्वेद का नियम कहता है कि मीठा स्वाद जैसे घी, दूध, चीनी शरीर में कफ तो बढ़ाएगा, परंतु ये पित्त यानी कि गर्मी और वात यानी कि गैस, इन तीनों को शांत करता है यानी कि घटाता है, यानी कि मीठे स्वाद के फायदे भी हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है, कड़वा स्वाद तिक्त रस यानी कफ, पित्त और वात तीनों को घटाता है, ये कथन सत्य हो जाता है। यानी कि ये कड़वा जो स्वाद होता है, जैसे करेला का हो गया या नीम का हो गया, स्वभाव से तो रूखा और ठंडा होता है, जबकि शरीर में कफ यानी कि जो बलगम होती है, जो चर्बी होती है, और पित्त यानी कि एसिडिटी और गर्मी को कम करता है, घटाता है, जबकि वात को बढ़ाता है। परंतु एक विशिष्ट विधा में यह कफ, पित्त नाशक और वात का असंतुलन शोधक माना जाता है कड़वा स्वाद। इस वजह से बी सत्य है और ए असत्य है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में, उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ये 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। इसमें क्या है कि जो प्रस्ताव में सम्मिलित था, तो देखा जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षा उपाय बिल्कुल थे भाई इसमें, लोकतांत्रिक संघ था इसमें, और अवशिष्ट शक्तियों के साथ अवशिष्ट शक्तियां भी थी, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं थी, तो ऑप्शन ए। पंचायत उपवन एक्ट 1996 में कथनों पर विचार करना है। यह पंचायती राज व्यवस्था का जनजाति बहुल छठी अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तार करता है, तो इसमें छठी अनुसूची न होकर के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है जनजाति बहुल में, यहाँ जो दे रखा है वो गलत है। वर्तमान में ये 10 राज्यों में क्रियाशील है, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें हो जाएगा पहला गलत और दूसरा सही, तो केवल सेकंड सही, ए ऑप्शन। सवाल नंबर 20, भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करना है। क्या अधिकारी दे रखे हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। उपयुक्त पदाधिकारियों के सही समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के गठित सदस्य समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सभी होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये चारों ही हैं। लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होगा, राज्यसभा का भी नेता प्रतिपक्ष होगा और राज्यसभा का उपसभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति है। तो इसमें सभी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित पर विचार। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनास, वाकल, हथमती और सेई, कौन सी इनमें से साबरमती नदी की सहायक नदी है? वाकल है, सेई भी है, हथमती भी है, अनास ये मई नदी की है। इसमें हो जाएगा केवल 3। सवाल नंबर 22, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? नवीनपुरी मृदा ये नहीं होगी, लाल लोमी ये भीलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है, पर्वतीय मृदा बिल्कुल मिल सकती है, कोटा में पर्वतीय मृदा है, और उदयपुर में भी एक गहरी मध्यम काली मृदा, ये काली मृदा उदयपुर और कोटा, तो बिल्कुल इसमें पर्वतीय मृदा हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर में और कोटा में पूछा है तो पर्वतीय मृदा होगा, और केवल हाड़ौती में पूछता तो मध्यम काली मृदा ये होती। ऑप्शन 3 पर्वतीय मृदा। सवाल नंबर 23, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर 78-17 पूर्वी, ये वाला जो बना रखा है, तो इसमें बिल्कुल 78-17 है पूर्वी। पूर्व पश्चिम चौड़ाई 896 किलोमीटर, नहीं 869, तो बी सही है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30-12 उत्तरी, ये भी सही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, तो बी और सी सही है। तो कौन से सही कथन है? केवल 2 कथन सही। लसाड़िया का विच्छेदित व कटा फटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है? तो ये जयसमंद झील के पूर्व में, उदयपुर के पश्चिम में स्थित है। सवाल नंबर 25 देख। सवाल नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का लिंगानुपात सर्वाधिक है? देखिए, एवरेज लिंगानुपात हम जो देखते हैं राजस्थान का, वो लगभग है 923 है एवरेज लिंगानुपात। अगर देखा जाए जिलों में सर्वाधिक अगर एससी लिंगानुपात, तो गंगानगर नहीं होगा, बांसवाड़ा नहीं होगा,
राजसमंद। राजसमंद का लिंगानुपात एससी में सबसे ज्यादा है, लगभग 982 राजसमंद का है, जबकि सबसे कम देखा जाए तो वो धौलपुर का है 863। धौलपुर का 863 है। तो इसका सही आंसर हम अगर देखें तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, राजसमंद। 26वें सवाल में राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में एक्स छायांकित भाग जो कि दे रखा है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो थॉर्नवेट ने 4 भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु प्रदेशों को। ये चारों ऑप्शन में हमको दे रखे हैं, तो हमको पता लगाना है कि ये जो छायांकित भाग है ये कौन सा है। देखिए कंफ्यूजन हमेशा DAW और DBW में, इन दोनों में ही रहता है। ये क्या, इसको कैसे दूर करेंगे। CAW हमेशा आर्द्र का है, उपाद्र ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा जो इस प्रकार के क्षेत्र ये CAW है, इसको याद रखना है। EAW का मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, यानी कि ई का मतलब ही मरुस्थल में है, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर जो है वो EAD के अंतर्गत आते हैं। अब DAW और DBW, हमेशा DAW यानी कि जिसका एरिया बड़ा, ए से हमको लगना है जिसका एरिया बड़ा, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एरिया है ये सबसे बड़ा भाग है, जो ये मध्य पूर्वी भाग है, यानी कि मध्य का, जिसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली ये सब जिले आते हैं, ये होता है DAW। यानी कि इसमें पूछा है हमको ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा DBW जो कि मिश्रित शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, उत्तरी यानी कि नक्शे का जो ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू का ये जो छायांकित भाग है ये है DBW। तो 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, DBW। 27वां नंबर सवाल, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्या दे रखा है, खनिज दे रखे हैं और उनके भंडार उत्पादन क्षेत्र। तो सबसे पहले जो जैसे कि लिग्नाइट का है वो कपूर्डी जालिपा में है, बाड़मेर में ये लिग्नाइट कोयला खनन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का क्षेत्र है। तो बी में फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम पूरा मिलाएं तो रॉक फॉस्फेट जो कि जहीर का खेड़ा सही सुमेलित है, ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ बेल्ट में है, ये स्थानीय खनन क्षेत्र का ब्लॉक है। बेराइट्स का राम कमुना जो कि बांसवाड़ा में राम कमुना बेराइट्स खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। तो और पन्ना आ जाएगा गमगुड्डा जो कि राजसमंद की एक अजमेर और राजसमंद के बीच में मुबाली तक फैली हुई है, ये जो पन्ना की है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 28 में देखते हैं कि कौन से जिलों का सही समूह दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। जो ये दिल्ली वडोदरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है बन रहा है, उसमें जिले हैं सबसे पहले अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी कोटा से निकल रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। अजमेर जालोर भी नहीं होगा, ब्यावर भी नहीं होगा, इसमें बूंदी जरूर दे रखा है। चूरू, जयपुर, सीकर, अजमेर भी नहीं होगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़। लगभग अलवर से निकलकर भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ इसके क्षेत्र में आ रहे हैं दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, ये हमारे टॉपिक का नहीं है, इस वजह से इसको छोड़ रहे हैं, फिर भी इसका आंसर शायद फोर्थ हो सकता है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 30 पर। राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा था। तो चावल का नाम जब भी आता है तो बूंदी का सर्वाधिक उत्पादन रहता है। 2022-23 में बूंदी जिला राज्य में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रहा और ये विशेषकर सुगंधित और बासमती किस्मों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। 31वें सवाल को देखते हैं कि बीकानेर, नागौर, पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के बीकानेर और नागौर में पेट्रोलियम उत्पादन बेसिन के मुख्य रूप से हम 5 जिले देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं तो बीकानेर भी है, नागौर भी है और गंगानगर भी उसमें आता है, इसमें हनुमानगढ़ भी है और चूरू भी है। अगर नहीं है इस पेट्रोफिल बेरिस में तो सीकर जिला इस साइड का इसका हिस्सा नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सीकर इस पेट्रोलिफेरस बेसिन में नहीं है, ऑप्शन 4। फिर से 32वां जो है कि अधिगम से संबंधित है, इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम देखेंगे बाद में। अब आगे देखते हैं 23वां भी अधिगम का है, 34, 35 सारे अधिगम के हैं। हम एक बार नीचे चलते हैं। सवाल नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो सही है उस पर लगाना है। विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की। नहीं, अभिनव भारत की स्थापना तो महाराष्ट्र में की गई थी लगभग 1904 में। 1899 में एक सोसाइटी बनाई थी शायद, या मेला शुरू किया था, मित्र मेला, जो सावरकर ने शुरू किया था। बाद में उसी का नाम रखा था अभिनव भारत, जो कि नासिक महाराष्ट्र भारत में ही स्थापना की थी। लंदन में तो उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई थी जब वो कानून की पढ़ाई करने लंदन गए थे सावरकर। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका।
यानी कि ये कथन सही है। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में थी, जो इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ खाली बेंचों पर बम फेंका था। ये कथन बिल्कुल सही है। कथन सी 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल होर्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंकने की योजना चंद्रशेखर ने बनाई थी। नहीं, चंद्रशेखर ने नहीं बनाई थी। इसकी योजना को बनाने वाले थे रास बिहारी बोस और अवध बिहारी। बम फेंकने वाले थे बसंत कुमार विश्वास। तो ये सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, केवल बी। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 42 को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिकों द्वारा कर दी गई। उस समय वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस समय कहां तैनात थे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति होती है। उसके बाद सैनिक रात भर मार्च करके 11 मई 1857 को सुबह दिल्ली लाल किला पहुंचे थे। दिल्ली में प्रवेश करने के बाद जब उन्होंने विदेशी सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाते हैं, तो साइमन फ्रेजर जो थे वो दिल्ली क्षेत्र के ब्रिटिश कमिश्नर व पॉलिटिकल एजेंट थे। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा दिल्ली। सवाल नंबर 43। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया? चोरा चोरी, वर्धा, बारदोली या कलकत्ता? देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बारदोली। 4 या 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी चोरा चोरी। यहाँ पर भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी हिंसा से दुखी होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को तुरंत स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गुजरात में है बारदोली, यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसी बैठक में बारदोली प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषित किया गया। क्योंकि प्रस्ताव बारदोली की बैठक में पास हुआ, तो इस वजह से इसका आंसर बारदोली होगा, न कि चोरा चोरी। तो ये सही कर रखा है इसने। 43 में आंसर होगा बारदोली। सवाल नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही का पता लगाना है। मौलाना आजाद की अध्यक्षता में 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। देखिए, ये जो ए ऑप्शन है ये गलत है। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, न कि ये मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। कथन बी को पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने मई 1942 में हरिजन समाचार पत्र में लिखा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। बिल्कुल सही है। ये इसमें लिखा गया था कि लीव इंडिया फॉर गॉड्स सेक। बिल्कुल सही है ये बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। कथन सी। वल्लभ भाई पटेल ने 1939 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। तो ये गलत हो जाएगा, जबकि वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सी भी गलत हो जाएगा। डी देखते हैं। 1936 में फेज 4 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसके अध्यक्ष 38 में भी जवाहरलाल नेहरू थे और 36 में भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये डी सही हो जाएगा और बी सही हो जाएगा, यानी कि बी और डी बिल्कुल सही है। 44वें का आंसर। आते हैं 45वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। पंजाबी, वंदे मातरम और दी पीपुल, ये 3 समाचार पत्र हमको दे रखे हैं। इनमें से कौन सा समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किए गए थे? देखो, पंजाबी जो है वो लाला लाजपत राय ने ही, ये लाहौर से इस अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत बिल्कुल ये लिखा पंजाबी है, पर मैं ये अंग्रेजी समाचार पत्र है, जिसको वर्ष 1904 में लाहौर से शुरू किया गया था लाला लाजपत राय। वंदे मातरम, ये भी लाला जी ने लाहौर के एक अत्यंत लोकप्रिय उर्दू सैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम शुरू किया गया था। यहाँ पर ये ध्यान देनी थी कि अरविंद घोष जो बंगाल के अंग्रेजी वंदे मातरम से जुड़े थे, लेकिन लाला जी का जो ये पत्र था ये उर्दू था। वंदे मातरम 2 अखबार थे, एक तो जो अरविंद घोष का था बंगाल का, वो अंग्रेजी वंदे मातरम था, और ये जो है वो उर्दू में था। तो ये भी उन्हीं का था। दी पीपुल, ये दी पीपुल भी लाला लाजपत राय का ही था, जो पीपुल सोसाइटी के अंतर्गत अंग्रेजी का अखबार पत्र था। ये 1925 में शुरू किया गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पंजाबी जो कि 1904 में शुरू किया गया, वंदे मातरम जो कि ये इन्हीं का था, ये भी लाहौर से ही शुरू हुआ, और ये दी पीपुल नाम का जो 1925 में इन्होंने शुरू किया था अंग्रेजी का। 2 पत्र अंग्रेजी के हैं, 1 पत्र उर्दू का है। ये तीनों इन्होंने सही किए थे, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी। ये तीनों ही इन्होंने किए थे। सवाल नंबर 46 कह रहा है कि उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी। किस मुगल शहजादे ने मांगी थी भाई? ऑप्शन दे रखा है औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा या मुराद। देखो, इसमें सही विकल्प मेरे हिसाब से शाहजहां के बीमार होने पर जब मुगल उत्तराधिकारी जो छिड़ा लगभग 1650, 57, 58 में, तब मेवाड़ के शासक राज सिंह थे। शाहजहां के जो बड़े बेटे थे दारा शिकोह और दक्षिण
से बढ़ रहे औरंगजेब दोनों ने पत्र लिखकर महाराणा राज सिंह से सैनिक की सहायता मांगी थी। तो इसमें दारा शिकोह भी है और औरंगजेब भी है। तो लगभग फोर्थ ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहायता वाले जो शहजादे थे वो औरंगजेब और दारा शिकोह थे, जिन्होंने राज सिंह से सहायता मांगी। सवाल नंबर 47, चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी? तो भैया चंद्रसेन ने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी मुगलों से? कंसारों की पोल, रामपोल और दातानी। देखो कंसारों की पोल और रामपोल, जब मुगल सेनापति हुसैन कुली खान ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की घेराबंदी की थी ना, तब राव चंद्रसेन और के वीर योद्धाओं ने दुर्ग के बाहर जो कंसारा की पोल थी वहां पर युद्ध लड़ा था। और इसके बाद मुगलों का दूसरा मुकाबला भी दुर्ग के रामपोल द्वार पे हुआ। ये दोनों द्वार का यहाँ दे रखा है, इसलिए ये ए बी दोनों सही है। दातानी का युद्ध तो 1583 में लड़ा गया, जो कि महाराव सुल्तान और जो सिरोही के देवड़ा चौहान शासक थे सुल्तान और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जबकि राव चंद्रसेन का देहांत तो 1581 में हो गया था, जबकि ये दातानी का युद्ध 1583 में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंसारों की पोल और रामपोल। सही आंसर होगा 47 का 2। 48वां आते हैं, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल और यहाँ पर वहाँ के उत्खनन प्राप्त संरचना देखी है जो हमको मिलान करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मछली पकड़ने का कांटा है ये हमको मिलता है गणेशपुर सभ्यता से। गोल मंदिर हमको मिलता है बेराट से, गोल मंदिर। और 6 छिद्र वाली खोपड़ियां कालीबंगा से मिल जाती है। तो एक बचता है त्रिशूल खुदी हुई मूर्ता, जो कि आहड़ से हो जाएगा। तो पहले में हम देखते हैं थर्ड, केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड में फोर्थ, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48वें का फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट 49वें नंबर पे। ग्वालियर प्रशस्ति के किस राजा की नारायण की उपाधि मल्लेच्छों का दमन करने के लिए खोतक मानी जाती है? देखिए इसमें गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, प्रतापी राजा नागभट्ट प्रथम मेरे हिसाब से अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण इनको मल्लेच्छ, तत्कालीन अभिलेखों में मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है और इन्होंने भारत की रक्षा की थी। तब ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक या नारायण यानी कि नारायण की मूर्ति का प्रतीक से उपाधि से विभूषित किया गया। तो इसमें 49वें में हो जाएगा नागभट्ट। सवाल नंबर 50, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में किस संगठन ने जन संघर्ष आरंभ किया? देखिए वर्ष 1921 में जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर शेखावटी क्षेत्र में सामंत जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध जन जागृति लाने का जो प्रयास किया, उसमें थी ये चिड़ावा सेवा समिति। चिड़ावा सेवा समिति ने स्थानीय लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना, शराबबंदी लागू करने, ये सब काम चिड़ावा सेवा समिति ने किया था। तो 50वें में हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। सवाल नंबर 51, रामस्नेही संप्रदाय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अच्छा, सही को हमको चुनना है। अनुभव वाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बिल्कुल है भाई, रामस्नेही संप्रदाय में यही एक अनुभव वाणी, जिसको अनुभव वाणी नाम से दे रखा है, ये अनुभव वाणी इसी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें रामचरण जी के उपदेशों का संकलन है। तो भाई कथन एक सही है, ये कथन एक सही हो जाएगा। भी कथन भी दे रखा है कि रामस्नेही संप्रदाय के खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी थे। नहीं, दरियाव जी तो रेण शाखा नागौर के थे, खेड़ापा के थे संत रामदास जी। देखिए यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होता है, पर दरियाव जी का संबंध था रेण शाखा से, जबकि यहाँ पे खेड़ापा संत रामदास जी थे। तो ये बी वाला हो जाएगा गलत, बिल्कुल सही। सी वाला दे रखा है इस संप्रदाय में फूल डोल का आविष्कार, बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा ए और सी, बिल्कुल सही आंसर। अब आते हैं 52वें नंबर में। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य, यानी कि तीनों जगह के मध्य जब क्रांति चल रही थी, तो संचार के साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखिए उस समय तख्त सिंह थे जोधपुर के, और ये सारा एरिया जोधपुर के अंतर्गत ही आता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तख्त सिंह। अब आते हैं 53 नंबर। राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सी समाचार पत्र पत्रिका की प्रकाशित की गई? देखिए राजस्थान केसरी, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान केसरी जो था, ये सेठ जमनालाल बजाज ने इसमें वित्तीय सहायता दी थी और इसको चलाने वाले थे विजय सिंह फकीर और रामनारायण चौधरी। 1920 में जब नागपुर का अधिवेशन हुआ था, तब ये समाचार पत्रिका राजस्थान केसरी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 सीरीज का सवाल दे रखा है, मैथ्स का सवाल है, देखते हैं इसको। ये काफ़ी लेवल का सवाल है। इसका सही आंसर 101 ऑप्शन होगा, 123 होगा। कैसे किया कि 19 की जो बाद की अभाज्य संख्या है उनको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या जैसे 23 हो गई, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है। तो ये जो अभाज्य संख्या है इनको 3 से मल्टीप्लाई किया है। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आया, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 आया, 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आया, 31 को 3 से किया तो 93 आया, 37 को 3 से किया तो 53 आया।
इस प्रकार जो अब अगली संख्या जो अभाज्य संख्या होगी 37 के बाद वो होगी 41। जैसे ही हम 41 को इंटू 3 करते हैं तो ये आंसर आता है 123, फर्स्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 55 को देखते हैं। एक तरफ चित्रकला की शैलियाँ दे रखी है और एक संबंधित चित्रकार दे रखे हैं। तो देखो लाडली दास जी जो है ये बिल्कुल किशनगढ़ के हैं। सबसे सिंपल वाला पहले मिला लेते हैं। तो पहले में सी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों में दे रखा है। बूंदी के जो है वो सिर्फ किशन जी हैं यानी कि ए मिल जाएगा। जयपुर के लक्ष्मण जी हैं और अलवर के जगमोहन जी हैं। तो देखते हैं पहले में सी दूसरे में ए, पहले में सी और दूसरे में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56 दे रखा है। लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। राई नृत्य भीलों का नृत्य है। बिल्कुल भाई, राई नृत्य को गौरी नृत्य भी बोला जाता है तो ये भीलों का ही है। वालन नृत्य में मादल और थाली की थाल पर गरासिया लोग नृत्य करते हैं। भाई गरासिया जनजाति का वालन नृत्य तो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो ये सी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा ए और बी सही आंसर। 57वां नंबर सवाल मैथ्स का है जो हम नहीं करेंगे। 58 भी सारे मैथ्स के हैं। एक बार हम देख लेते हैं नीचे कि कौन कौन से अब हमने बचे हैं। चलिए हिंदी को देखते हैं, केवल हिंदी अब बची हुई। चलिए 66 हिंदी का सवाल देखते हैं। ग्राह्य का विलोम शब्द है। देखो ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, तो सेम इसका अपोजिट क्या होगा? त्याज्य, त्यागने योग्य। बिल्कुल सही लगा रखा है। 66 में हो जाएगा 4। 67 कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि शुद्ध है, हमको देखना है। अध्यापक को निवेदन करना चाहता हूँ। देखो अध्यापक को निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यापक को नहीं, अध्यापक से निवेदन करना चाहता हूँ, ये गलत हो जाएगा। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, यानी ये दवा रोग को समूल से नष्ट, समूल से नहीं समूल नष्ट कर देगी। शायद समूल से विभक्ति चिन्ह का अनुपयुक्त यहाँ पर किया गया। इसी बहाने से हमें दर्शन हो गए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। उसको काम करने की इच्छा नहीं है, उसको काम, देखो उसको उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, हो सकता है ये भी गलत। तो इसमें इसी बहाने हमें दर्शन हो गए सही है। बैंकरप्ट के लिए समानार्थक, बैंकरप्ट बिल्कुल सही, दिवालिया हो जाएगा। इस विकल्प में संधि विच्छेद सही, सही संधि विच्छेद है। मात्रानंद प्लस मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद, मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद सही संधि विच्छेद है, ठीक है। अन्वेषण, अनुधन ईशन, ईशन नहीं होगा, ऐशन होता है। महेंद्र, महीधन इंद्र, तो ये भी गलत है भाई। महीधन इंद्र में महाधन इंद्र होता है, मही नहीं होगा, महाधन इंद्र होता है, तो ये फोर्थ गलत हो जाएगा। पति प्लस एक सही लग रहा है। और मात्र, मातृधन आनंद, दीर्घ स, मात्र, देखो मात्र, मातृधन बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मात्र री वाला मात्र आता है, जो कि ये फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखो सु उपसर्ग से सुधन अल स्वल्प होगा, सुधन उक्ति दीर्घ संधि ये भी है। और सुंदर, यहाँ सुंदर में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सुंदर। अंग्रेजी का देखते हैं 71। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, मैन मे हैव टू फॉल बैक ऑन हॉर्स। देखिए इसमें पहले वाले खाली स्थान में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जब मानव या मनुष्य शब्द का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए इंसानियत के रूप में सामान्य रूप से किया जाता है, तो इसके आगे ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 0 आर्टिकल आएगा। दूसरे खाली स्थान में द का प्रयोग होगा, जिससे कि हम यहाँ कोई किसी एक खास घोड़े से नहीं बल्कि पूरे घोड़ा यातायात के रूप में है। जब कोई एक वचन संज्ञा यानी कि सिंगुलर नाउन अपनी पूरी जाति को दर्शाती है तो आगे द लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 71 में फर्स्ट। सवाल नंबर 72 में एप्रोप्रिएट डिलीगेंट का विलोम बताना है। तो देखो इसका होता है आइडल। आइडल मतलब होता है आलसी और डिलीगेंट मतलब होता है कर्मठ और मेहनती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। सवाल नंबर 73, मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड देयर एप्रोप्रिएट मीनिंग्स। देखिए सबके मीनिंग जो का उच्चारण है वो सेम होता है। पहला वाला ब्रीच है, उसका मतलब होता है नियम को तोड़ना, तो फेलियर टू डू समथिंग दैट मस्ट बी डन, ये सेकंड हो जाएगा पहले का बी, यानी कि 3 ऑप्शन में दे रखा है। सेकंड वाला ब्रीच है जिसमें 2 डबल ई है, इसका होता है बंदूक का पिछले वाला हिस्सा, द पार्ट ऑफ गन वेयर बुलेट्स आर लोडेड, तो सेकंड का हो जाएगा बी। तो फर्स्ट में बी और सेकंड का डी, यानी कि अब ये केवल हमारे पास बचते हैं ये 2 ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों कट जाएंगे। थर्ड है ब्रॉच, BROACH। ब्रॉच का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चर्चा या मुद्दे को हम उठा रहे हैं, तो
टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट दैट इज एम्बैरेसिंग, यानी कि इसका हो जाएगा ब्रॉच का सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। और ये ब्रॉच जो है ये टाई या पिन है जो हमको लगाते हैं ना ब्रॉच, वो तो 73 में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 74, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आई एम दैट यू हैव टाइम टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च। देखिए हिंदी में हम समझते हैं तो वाक्य में शुरुआत में लिख रखा है आई एम, जिसका पूरा रूप होता है आई एम। व्याकरण के नियम के अनुसार जब भी इजे मार के हमेशा क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे आईएनजी होगा तो एज्यूमिंग हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। 75, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द फॉलोइंग सेंटेंस। दे रखा है ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा? ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड, यानी कि हाउस शुड बी सोल्ड, फर्स्ट ऑप्शन 75 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।